आइए मनुष्य के मादा जनन तंत्र को संक्षेप में समझते हैं। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ये मादा जनन कोशिकाएं बनाते हैं जिन्हें अंडाणु कहा जाता है। लड़की के जन्म के समय उसके अंडाशय के भीतर हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, लेकिन युवावस्था आने पर इनमें से कुछ अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। सामान्यतः हर महीने दो अंडाशयों में से एक अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है। अंडाणुओं के निर्माण के अलावा अंडाशय द्वितीयक लैंगिक हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने के बाद यह परिपक्व अंडाणु अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब का काम इस अंडाणु को इस भाग तक पहुंचाना होता है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय में ही बच्चे का विकास होता है और उसे आवश्यक पोषण मिलता है। अंततः जब बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है तो वह गर्भाशय के इस भाग से, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, इस भाग से बाहर निकलता है और योनि मार्ग से होता हुआ शरीर के बाहर आ जाता है। तो यह मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग हैं। आइए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि अंडाणु के परिपक्व होने के बाद क्या होता है। तो जब अंडाणु पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब वह फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब इसे गर्भाशय की ओर धकेलना शुरू कर देती है। इसके साथ ही गर्भाशय भी निषेचन के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। इसके लिए गर्भाशय की भित्ति मोटी होने लगती है और यहाँ काफ़ी मात्रा में रक्त का संचार होने लगता है। गर्भाशय में यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि निषेचन होने पर बनने वाले भ्रूण को बहुत अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गर्भाशय यह तैयारी करता है। लेकिन इसके आगे क्या होगा, यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि निषेचन हुआ है या नहीं हुआ। निषेचन इस बात पर निर्भर करता है कि मैथुन के बाद शुक्राणु गर्भाशय में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। तो पहले समझते हैं कि यदि गर्भाशय में शुक्राणु नहीं पहुँचे हैं तब क्या होगा। यदि गर्भाशय में शुक्राणु नहीं पहुँचते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में मौजूद यह अंडाणु बहुत अधिक दूरी तक यात्रा नहीं कर पाता है और कुछ दिनों के बाद स्वतः नष्ट हो जाता है। अंडाणु के नष्ट होने पर शरीर को यह पता चल जाता है कि निषेचन नहीं होगा, इसलिए गर्भाशय की भित्ति में पर्याप्त रक्त युक्त इस मोटी परत की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए गर्भाशय इस संरचना को नष्ट कर देता है और नष्ट होने के बाद यह परत योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ही मासिक धर्म कहा जाता है। युवावस्था आरंभ होने के बाद महिलाओं में हर महीने मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हर महीने एक अंडाणु परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसके कारण गर्भाशय निषेचन की तैयारी करता है, इस परत का निर्माण करता है। लेकिन निषेचन ना होने पर गर्भाशय को इस परत को भी नष्ट करना पड़ता है और नष्ट होने पर यह परत मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। अब आइए समझते हैं कि यदि शुक्राणु गर्भाशय में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में ये शुक्राणु गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर सकते हैं और गति करते हुए अंडाणु तक पहुंच सकते हैं। इससे अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन हो सकता है। निषेचन होने पर अंडाणु और शुक्राणु संयुक्त हो जाते हैं और एक नई कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। एक बार जाइगोट बनने के बाद कोई भी दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और बचे हुए सभी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी यह संभव है कि फैलोपियन ट्यूब में दूसरा परिपक्व अंडाणु भी मौजूद हो। ऐसी स्थिति में दो जाइगोट बन सकते हैं जिससे जुड़वा बच्चों का विकास हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु ही निषेचित करता है और इसके बाद बचे हुए सभी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। जाइगोट बनने के बाद इसके अंदर तेजी से कोशिका विभाजन होने लगता है और यह वृद्धि करने लगता है। पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, फिर 4 कोशिकाएं बनती हैं, फिर 8 कोशिकाएं बनती हैं और अंततः गर्भाशय तक आते आते इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और यह गर्भाशय की भित्ति में प्रत्यारोपित हो जाता है। इस स्थिति में इसे हम भ्रूण कहते हैं। इसी भ्रूण से अंततः शिशु का विकास होता है। लेकिन इस भ्रूण को शिशु के रूप में विकसित होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है,
जैसे ऑक्सीजन, पोषण, रक्त को शुद्ध करना इत्यादि। यह सब कैसे होता है? इस कार्य के लिए गर्भाशय में विशिष्ट ऊतक का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण को सभी आवश्यक चीजें मिलती हैं और कुछ ही माह में भ्रूण से एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास हो जाता है। गर्भाशय के अंदर बनने वाले इस ऊतक को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है और इसमें माँ और शिशु दोनों की रक्त वाहिकाएं होती हैं। माँ की रक्त वाहिकाएं प्लेसेंटा के इस भाग में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों से भरपूर रक्त की आपूर्ति करती हैं। यहाँ से इस ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को शिशु की रक्त वाहिकाएं अवशोषित कर लेती हैं तथा शिशु के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ छोड़ देती हैं, जिन्हें माँ की रक्त वाहिकाएं अवशोषित कर लेती हैं और माँ के रक्त द्वारा उसके शरीर के उत्सर्जी अंगों तक उन्हें पहुँचा दिया जाता है। इस प्रकार प्लेसेंटा शिशु को माँ से पोषण प्राप्त करने और शिशु के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने में मदद करता है। यह ध्यान रहे कि माँ और शिशु का रक्त कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं। इसका मतलब ना तो माँ का रक्त शिशु की रक्त वाहिकाओं में जाता है और ना ही शिशु का रक्त माँ की रक्त वाहिकाओं में जाता है। दोनों के रक्त केवल एक दूसरे को पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान विसरण या डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस विसरण की दर को बढ़ाने के लिए प्लेसेंटा में प्रवर्ध होते हैं। इससे प्लेसेंटा के भीतर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे विसरण आसानी से हो पाता है। इस प्रकार प्लेसेंटा एक विशिष्ट अंग होता है जो माँ और शिशु के रक्त के मिश्रित हुए बिना दोनों के बीच पोषक पदार्थों और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय को संभव बनाता है। इसी अंग की सहायता से माँ गर्भाशय में विकसित हो रहे शिशु को सभी आवश्यक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन पहुँचा पाती है तथा शिशु के शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर पाती है। तो इस तरह से मनुष्य में मादा जनन तंत्र काम करता है।